हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, आज आपकी क्लास है भौतिक विज्ञान की और इसमें जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का जो अपवर्तन है वो हम लोग देखेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन आपके रेलवे के ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ये लेक्चर नंबर हमारा 34 रहने वाला है। इससे पहले हम लोग लेक्चर 33 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर कवर नहीं किए हैं तो वो भी आप लेक्चर कवर करिए, अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे रेलवे की ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 25 साइंस के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। और हर मॉक टेस्ट आपको कैसा होगा, एकदम फ्री में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो जल्दी जाइए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। देखिए, आपको जो साइंस के 25 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हर टेस्ट में आपको 20 साइंस के टेस्ट मिलने वाले, 20 साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन सारे आपके अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ आपके आने की संभावना है। तो क्वेश्चन आपके लिए सारे अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो जाइए, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए। ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी हमारे ऐप एग्जाम वेब ऐप पर। तो यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड भी कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कोई क्वेरी करनी है, कोई दिक्कत आती है तो ये हमारे दिए गए नंबर है व्हाट्सअप का, इसके अलावा कॉल का, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए, हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं आवर्धन से। ठीक है, आवर्धन से क्वेश्चन देख रहे हैं। जो भी आपके आवर्धन से संबंधित क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए थे वो सारे क्वेश्चन लोग इसमें देखने वाले हैं। कुछ ही क्वेश्चन आए थे, ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आए थे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन आपको दिया गया और प्रतिबिंब की प्रकृति आपसे पूछी गई है। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो प्रतिबिंब दिया गया है, जो हमें आवर्धन दिया गया है, वो कैसा आवर्धन है। तो सबसे पहले देखिए, -6.6 माइनस जो है 0.65 है। जब आवर्धन आपको एक से अधिक हो, ठीक है, एक से अधिक हो, जो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है बड़ा। यदि एक से बड़ा है, एक से ज्यादा है तो बड़ा है, और एक से छोटा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसलिए हमारा ए और बी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। इसके अलावा जो आवर्धन है आपका, यदि धनात्मक है, ठीक है, यदि धनात्मक है तो कैसा होगा प्रतिबिंब, सीधा होगा और आभासी होगा, सीधा व आभासी। वहीं यदि ऋणात्मक है तो कैसा होगा, जो आवर्धन है, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा छोटा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आया भी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। देखिए, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, तो क्या दिया है, वस्तु की ऊंचाई अनुपात और प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई कहलाता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन कहलाता है, यानी आवर्धन का फार्मूला क्या बन गया आपका, आवर्धन बराबर क्या हो गया आपका, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और क्या आपका हो गया नीचे, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एनटीपीसी में आपको आया है क्वेश्चन। अगला देखते हैं, आवर्धन शीशा ये कैसा होता है, ये आपको बताना है। आवर्धन शीशा कैसा होता है, तो ये होता है आपका उत्तल लेंस का। कैसा होता है, उत्तल लेंस का होता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस का। और वही मध्य बात करें आवर्धन क्षमता, यदि पूछ लिया जाए आपसे, आवर्धन क्षमता ये किससे निकाली जाती है, आवर्धन क्षमता, तो ये होता है m बराबर 1 + d/f। f हमारा क्या है, फोकस दूरी है, और d हमारी आवर्धन दे रखा है, जो आवर्धन दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक साधारण आवर्धन ग्लास में निम्न शामिल है। ठीक है, साधारण आवर्धन ग्लास आपको दिया गया है, तो सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। ठीक है, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल होते हैं। यहाँ पे अवतल जो आपके लेंस वो तो आपको गलत हो जाएगा, और जो फोकल लंबाई होती है छोटी होती है। ठीक है, जो आवर्धन लेंस होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ कैसे होते हैं, उत्तल लेंस के ही होते हैं, इसलिए सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आया क्वेश्चन देखिए,
आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? तो सही इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक होना चाहिए, +1 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, +1 प्लस में होना चाहिए तो क्या होगा आपका धनात्मक होगा, और +1 में है तो ये जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा भी होगा। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के ही समान है, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी उसी के समान है ये। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब हम लोग प्रकाश का आवर्तन देखेंगे। प्रकाश का आवर्तन देखें जो अभी क्वेश्चन आपके आए हुए थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम है, आपको अधिकतम दिया गया है, वह खालिस्तान बनना है रंग का होता है। देखिए जो अपवर्तनांक होता है वो किस पर निर्भर करता है? आपकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी उसी प्रकार से क्या होगा प्रकाश का अप जो है अपवर्तनांक भी होगा। यदि तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य जो है आपकी तरंग दैर्ध्य अधिक है, ठीक है, अगर तरंग दैर्ध्य अधिक है तो अपवर्तनांक कैसे होगा? अपवर्तनांक कम होगा। अपवर्तनांक कम, और तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, ये कम है यदि, तो अपवर्तनांक कैसा होगा? अधिक होगा। तो जो लाल रंग होता है, जो लाल रंग आपका होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य तो कैसी होती है? तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक, सबसे अधिक होगी तो अपवर्तनांक कैसा होगा? सबसे कम होगा। और जो बैगनी होता है रंग, उसमें जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है। जो कम होने के कारण जिसकी जो अपवर्तनांक है वो कैसा होगा? अधिकतम होगा। अपवर्तनांक कैसा होगा? अधिकतम। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा बैगनी। बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। अपवर्तनांक बिंदु ये नहीं होता आपका, प्रकाशिक बिंदु ये तो आपका होता है, और आपतन बिंदु ये भी आपका नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, ओनली 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 का सही आंसर होगा केवल प्रकाशिक बिंदु है इनमें से जो मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। क्वेश्चन देखिए क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे ऑल इंडिया एग्जाम मॉक टेस्ट पास के बारे में, जो आपको मात्र 49 रुपये में मिलने वाला है। देखिए इस मॉक टेस्ट में आपको लगभग 250 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि आप एसएससी में आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमटीएस हो, जीएसएसएल हो, सीजीएल हो, इसके अलावा आप रेलवे एग्जाम में किसी की आपकी तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, जूनियर इंजीनियर की, लोको पायलट की, इसके अलावा आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम मात्र आपको मिल जाएंगे 49 रुपये में। ये सब आपके एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको मात्र 49 रुपये में मिलने वाले हैं। यानी यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप रेलवे का टेस्ट टेस्ट देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप मात्र 49 रुपये में ही दे पाएंगे। एक अफोर्डेबल प्राइस में हम आपके लेकर आए हैं। देखिए पहले क्या होता था आपका कि यदि आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एसएससी के लिए अलग मॉक टेस्ट खरीदने पड़ते थे, और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हर प्रकार के अलग अलग आपको मॉक टेस्ट खरीदने पड़ते थे, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए ऐसे ही 49 में मात्र सभी के लगभग 250 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं। कि आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी एग्जाम की तैयारी कहाँ तक पहुंची है और आपको और कितनी तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा ये भी नहीं आपको समझ में आएगा कि जो पेपर है वो आपका कैसा आएगा। तो इन सभी को देखते हुए एक मॉक टेस्ट अच्छा विकल्प होता है कि आप अपनी तैयारी को देख सकें कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। तो इसी के लिए हम लेकर आए हैं आपका ये मॉक टेस्ट पास, जो 49 में मिलने वाला है एक अच्छे प्राइस में। और इस टेस्ट को पाने के लिए, इस टेस्ट पास को पाने के लिए हमारे ऐप एग्जाम पे को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये टेस्ट पास मिल जाएगा मात्र 49 रुपये में। इसके अलावा कोई क्वेरी करनी है टेस्ट पास से रिलेटेड तो हमारा नंबर है, ठीक है, ये हमारा नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। हम जब पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी खालिस्तान बनना है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? तो सही इसका आंसर रहने वाला है इसकी वास्तविक गहराई से कम गहरा है। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा स्विमिंग पूल होता है उसकी हम लोग गहराई कम हमेशा नजर आती है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग जाते हैं अंदर तो हमें ज़्यादा गहरा समझ में आता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है।
तो यदि ये क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाए तो आप बता दीजिएगा ऐसा क्यों होता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो खालिस्तान बनना है, तो क्या होता है। तो होता है आपका अविलंब से दूर हट झुक जाती है। ठीक है, अविलंब से दूर झुक जाती है, सी इसका सही आंसर होगा। अविलंब से दूर हो जाती है, क्यों होती है, तो इसलिए होती है कि जो अपवर्तन कोण होता है वो आपतन कोण से अधिक हो जाता है, इसलिए अविलंब से वो दूर हट जाती है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं, इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्य से लगभग खालिस्तान बनना है होता है, तो कितने मिनट पहले होता है। तो सही आंसर क्या रहने वाला है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 मिनट बाद। तो ठीक है, लगभग 2 मिनट बाद होता है, डी इसका सही आंसर होगा। वो ऐसा क्यों होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, किसके, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश अविलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा में से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा, खालिस्तान बनना है, तो प्रकाश की दिशा कैसी होगी। आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा, जो भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये साइंस क्लास आपको डेली मिल जाती है, सुबह 10:10 पे आपको आ जाती है। तो जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में जो आपकी क्लास चल रही है इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको इसकी पीडीएफ फ्री में प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी आपको फ्री में कोर्सेस और टेस्ट सीरीज, इसके अलावा नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप एग्जाम वेब को। चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका आंसर होगा में कोई परिवर्तन, जो परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जब जल में प्रवेश करेगी, हवा से होते हुए जल में प्रवेश करेगी तो प्रकाश की दिशा में कोई परावर्तन नहीं होगा, डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, इसका आपको कारण बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से आकाश के रंगों में निरंतर परिवर्तन के कारण, ये आपका गलत होगा। अगला देखिए, हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से प्रकीर्णन तीव्रता में निरंतर परिवर्तन के कारण, ये भी आपका गलत होगा। हवा में विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से टिंडल प्रभाव में निरंतर परिवर्तित होने का कारण, ये भी आपका गलत है, टिंडल प्रभाव यहाँ पे हो गया। हवा में विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण, तो ये आपका सही होगा, अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण ये है तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, डी इसका सही आंसर होगा, डी। ऐसा समझ लो कि जो तारे होते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छा है आपका, रेलवे की ग्रुप डी में क्वेश्चन आया भी है आपका। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष खालिस्तान बनाए से संबंध किया जा सकता है, तो किससे संबंध किया जा सकता है, तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो चाल से संबंधित किया जा सकता है, डी इसका सही आंसर होगा, चाल से। देखिए ऐसे संबंधित किया जा सकता है, जो अपवर्तनांक होता है आपका, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, अपवर्तनांक एन बराबर क्या होगा आपका, निर्वात, जो भी आपका माध्यम है में प्रकाश की चाल, और बटे में आपका क्या होगा, दिए गए माध्यम में प्रवेश जो है, दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे आपको क्या कॉमन मिला है, चाल ही आपको कॉमन मिली है, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसका खालिस्तान बनना है बदल जाता है, तो क्या बदल जाता है, तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो है आपकी चाल। चाल बदल जाती है जब वह जल से हवा में प्रवेश करता है। देखिए जल में कितनी चाल होती है, पानी में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है, 2.25 में गुणे 10⁸ ये है आपकी चाल। ठीक है, इसके बाद निर्वात में या आप कह सकते हैं हवा में जो चाल क्या होगी, तो उसकी होगी
3 में गुणे 10 की पावर 8, तो क्या होगा, चाल में परिवर्तन हुआ ना, चाल में परिवर्तन हुआ, सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। और ये दोनों आपको याद रखें, पानी में चाल क्या होती है, निर्वात में या वायु में चाल क्या होती है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान बनना है आपका, का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है, तो किसके जो है उपयोग करते हुए, तो सही इसका आंसर होगा वो है आपका स्नेल के नियम से। किसके, स्नेल के नियम से इसका प्रयोग करके हम लोग अपवर्तनांक की गणना कर सकते हैं, सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो खालिस्तान बनना क्या होता है, तो जो आपतित किरण होती है आपतन बिंदु पर, और अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं, सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीत होने को परिभाषित करती है, तो सही इसका आंसर क्या होगा, सही इसका आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ग्रुप डी में आपको क्वेश्चन आया भी है। आगे क्वेश्चन देखिए, बैगनी, हरे, नारंगी और पीले रंग में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था अपवर्तनांक के बारे में कि अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। यहाँ पे आप ये चीज याद रखिए, आपने शायद पढ़ी भी हो, एक ही होता है विबग्योर, विबग्योर। यहाँ पे आर हमारा क्या है, रेड है यानी लाल है, इसी प्रकार से कलर दे रखे हैं, वी यानी वॉयलेट यानी बैगनी, आई यानी इंडिगो, बी माने ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो और ओ फॉर ऑरेंज। तो इनमें से ये पूछा गया अपना सबसे कम किसका होगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो तरंग दैर्घ्य होती है आपकी, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए लाल रंग का आवर्तनांक सबसे कम होगा, तो आर का तो सबसे कम होता है। इसके बाद आगे बढ़ते जाइए, और इसका जो वी का होता है यानी वॉयलेट का होता है, सबसे अधिक होता है, तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। तो आर के बाद क्या आपका ओ है यानी ऑरेंज है। ठीक है, तो इसमें ऑरेंज दे रखा है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑरेंज यानी नारंगी का आवर्तनांक है, इसके बाद सबसे कम होगा। अगर लाल दे रखा होता तो लाल होता, लेकिन लाल नहीं दे रखा तो लाल के बाद नारंगी होगा, नारंगी के बाद सबसे अपवर्तनांक किसका कम होगा, तो येलो का होगा, इसके बाद ग्रीन का होगा, फिर क्या होगा आपका ब्लू का होगा, फिर इंडिगो का होगा, फिर वायलेट का होगा। इस प्रकार से आपका होगा, सही आंसर क्या होगा इसका, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, रात्रि में तारे खालिस्तान बनाए के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तो किसके कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तो सही इसका आंसर क्या होगा, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तनांक। जो तारों में क्या होता है, तारे जब तारों के जो प्रकाश होता है, तार जो होते हैं जब हम देखते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण क्या है, हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन ये हो चुका है हमारा, इसको मैं समझा भी चुका था आपको इसी क्लास में आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो क्या होगा, तो सही इसका आंसर होगा वो क्या होगा, प्रकाश चक्र का जो पथ है वो उसमें गमन करता है, सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, जल में डुबाए जाने पर कोई क्षण पात्र के अंतरा पृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है, यह खालिस्तान बनाए का एक उदाहरण है। देखिए आप याद रखिएगा, आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई पात्र है, या पानी का बड़ा कोई पात्र है आपका, इसमें आप यदि कोई छड़ डुबाते, पेंसिल डुबाते, मान लीजिए पेंसिल आपने डुबाई, तो ये तो आपकी सीधी दिखेगी, लेकिन जो आपकी ये अंदर गई है, ठीक है, जो आपकी अंदर गई, तो आपको ये ऐसी नहीं दिखाई पड़ती है, बल्कि क्या दिखाई पड़ती है, ये आपको थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, मान लीजिए ऐसी दिखाई पड़ेगी, तो ये आपको ऐसी क्यों मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें ये चिपटी हुई प्रतीत होती है, सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर होगा। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश किरणें त्रियक रूप से आपतित होकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो दूसरे माध्यम का जो पथ होता है वो परिवर्तित हो जाता है, तो इसलिए क्या होगा, यही जो होता है ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, बारिश के बूंदे के माध्यम सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है, इसका अर्थ यह है कि खालिस्तान बनना है। आपको आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। इसके अलावा वर्तमान जो आपकी क्लास चल रही है इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इसकी पीडीएफ फ्री में प्राप्त करिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सूर्य की बूंदें
जैसे सॉरी बारिश की बूंदें माध्यम से प्रकाश के सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ ये है कि क्या है, तो इसका अर्थ ये है कि सूर्य जो है उसका प्रकाश कैसा है, बहुरंगी है, उसमें काफी ज्यादा रंग है। तो क्या है, जब पानी की बूंदें होती हैं माध्यम में प्रवेश करती हैं सूर्य, तो अपवर्तन के कारण उसके सारे रंग हमें दिखने लगते हैं, जो हमारी आंखें देख सकती हैं वो सारे रंग हमको दिखने लगते हैं। सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण इसके लिए जिम्मेदार कौन ठहराया जा सकता है। तो सही इसका आंसर क्या होगा, तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन इसका सही आंसर होगा। इस कारण हमें 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद सूर्य दिखता रहता है। और ये क्वेश्चन का देखिए आपका एनटीपीसी एग्जाम में आया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो देखते हैं क्या है। इंद्रधनुष का निर्माण ये तो आपका है, प्रकाश का अपवर्तन यहाँ होता है। तारों का टिमटिमाना ये भी प्रकाश का अपवर्तन है। मानव द्वारा छवि का निर्माण ये भी आपका प्रकाश का अपवर्तन है। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल हो जाना, लाल होना ये कोई प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। और लाल रंग हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती है लंबी दूरी तक यात्रा तय करती है, और लाल रंग जो होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हमें ज्यादा देर तक दिखाई देता है। सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे ये क्वेश्चन क्या है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण है। 20 का सही आंसर होगा, अपवर्तन का उदाहरण है। मैंने आपको बताया था, जब कोई वस्तु होती है, कोई प्रतिबिंब या फिर आप किसी में कोई छड़ या चम्मच एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम से जाने पर क्या होता है, वो विचलन होता है उसका, उस चीज का विचलन होता है, हमें विचलित होती है, प्रतीत होती है। सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है, किसका योगदान नहीं है। तो सही आंसर का आंसर क्या होगा, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखिए ऑप्शन ए देखिए, कुल आंतरिक परावर्तन इसका उदाहरण होता है। हीरे का उच्च अपवर्तनांक सूचकांक ये भी आपका होता है। बिखराव ये भी होता है। हीरे का निम्न अपवर्तनांक जो अपवर्तक सूचकांक ये आपका नहीं होगा, तो इसका योगदान कुछ नहीं होता है हीरे की चमक में। सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है, तो सही इसका आंसर क्या होगा, तो सही इसका आंसर होगा आपका रिफ्रैक्टिव यानी बी, यानी अपवर्तनांक अपवर्तन, ये सही आंसर होगा बी। आगे देखिए, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो सही इसका आंसर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, अपवर्तनांक सूचकांक कहा जाता है। अपवर्तक सूचकांक क्या कहलाता है, अपवर्तक सूचकांक, या आप कह सकते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा होता है। तो हमेशा कैसा होता है, तो सही इसका आंसर होगा आपका, तो वह होता है आपका एक से अधिक होता है। कैसा होता है, एक से अधिक होता है। 20 का सही आंसर होगा, पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक एक से अधिक होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो ये आपका है आपका 2.42। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। बस आपको याद रखना है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है। तो सघन इनमें से कम कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हवा, हवा सबसे कम सघन होती है इनमें से। सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का कारण क्या है। तो क्या कारण होता है, तो सही इसका आंसर का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य जो होता है वो दीर्घ वृत्ताकार इसके कारण हमें दिखता है। ए इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा अपवर्तनांक के और उदाहरण में से समझे तो जो रात में तारे टिमटिमाते हैं वो भी आपके सूर्य के अपवर्तन के कारण होते हैं। इसके अलावा जो कोई क्षण है अगर द्रव में डूबी हुई है तो वो टेढ़ी दिखाई देती है, वो भी किसके कारण,
अपवर्तन के कारण हमें दिखाई देती है। सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा खालिस्तान वर्णाय हो जाता है। तो कैसा हो जाता है? तो धीमा और अविलंब की ओर झुक जाता है, अविलंब की ओर हो जाता है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? तो सही इसका आंसर होगा आपका नॉर्मल की ओर झुकता है या अविलंब की ओर झुकता है। नॉर्मल या कैसे कह सकते हैं आपको? अविलंब। ठीक है, अविलंब की ओर झुकता है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गति है वो बढ़ जाएगी। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगा उसकी गति है बढ़ जाएगी। ए इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितनी देर का अंतर होता है? तो 2 मिनट का अंतर होता है। 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन काफी बार ये हो चुका है आपका। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर गुजरने और हमारे पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने के सक्षम होने के बीच समयांतर कितना है? तो कितना समयांतर होता है? तो होता है आपका 2 मिनट का समयांतर होता है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा काइसा बनना हो जाता है। कैसा हो जाता है? नॉर्मल की ओर झुक जाता है, विलंब की ओर झुक जाता है। 20 का सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। आगे क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा? तो सबसे कम किसका होता है? तो ये आपका होगा हवा का कम होता है। सी इसका सही आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। आगे क्वेश्चन देखिए। किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परिवर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होंगे? तो किस स्थिति में होता है? तो जब अपवर्तन और परावर्तन दोनों में क्या होगा? ये होता है। सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा। और आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो माध्यम के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? आंसर बताने से पहले बताना चाहूंगा, जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं या जिन साथियों ने भी जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है वो आपका अपवर्तन। अपवर्तन इसका सही आंसर होगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।